नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीसी निशुल्क क्लासेस में और आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। कल की क्लास बहुत ज़बरदस्त रही और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज 15 तारीख को हमने दोपहर 12 से लेकर 5 बजे तक का टाइम दिया था पेपर हल करने का। अब उसमें भी 3 दिन से मैं लगातार चर्चा कर रहा हूं और उसमें भी मैंने बहुत अच्छे से बता दिया था पेपर कैसे मिलेगा, आपको क्या करना पड़ेगा और किन लोगों को नहीं लेना है, जो पहले से हिंदी पॉइंट पर जुड़े हुए हैं किसी न किसी कोर्स से, सबको पेपर मिल चुका था। फिर भी कईयों के जो टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही थी, तो देखो उसको आप फ़ोन पे में दिक्कत आ रही है तो उसमें हम मैं कुछ भी नहीं कर सकता, उसमें आपको चेंज करना चाहिए और पहले से एक दिन पहले से अपडेट रहना चाहिए, वो आपको करना था। खैर, आप में से जिसने भी दिया है बहुत अच्छी बात है और जो नहीं दे पाए हैं टेस्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि वो टेस्ट जो है वो कल की डेट में मैं आपको यहाँ यूट्यूब के माध्यम से करवाऊंगा और उसकी पीडीएफ भी ग्रुप में डाल दूंगा। आज तो हमारी जो शिक्षण विधियों क्लास है, अब बोलो सर आपने बोला था ना कि टॉप 10 को नाइट में अनाउंस करेंगे। बिल्कुल टॉप 10 को नाइट में अनाउंस करने का बिल्कुल था, लेकिन पहले अपनी ये क्लास थी। दूसरा, इतने सारे एक साथ जब टेस्ट दे रहे हैं, चारों पांचों टेस्ट में से, क्योंकि अलग अलग फोल्डर बने हुए हैं, तो उनमें से एग्जाई करना है टॉप 10 कौन कौन है, तो उसके बाद में मैं कर दूंगा। ठीक है, तो बढ़िया प्रश्न पेपर अच्छा था या नहीं था। अब इसके बाद में दोस्तों, ये शिक्षण विधियों की दूसरी क्लास है, इसके बाद में हो सकता है एक क्लास और है शिक्षण विधियों की, 100 क्वेश्चन और मुझे अच्छे मैंने एक पीपीटी तैयार की है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसके बाद में संपूर्ण पाठ्यक्रम का एक टेस्ट और होगा, 11वां टेस्ट होगा। और मारवाड़ी में कहता है ना कि एक ही आंकड़ों भी शुभ हुआ है, तो 11वां एक टेस्ट होगा और उसमें मैं अपना 100% एफर्ट जो है, जितना भी एफर्ट बचा हुआ है, वो सारा एफर्ट लगा के पेपर तैयार कर दूंगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन होगा, उसमें मैं थोड़ा गद्य विधाओं पर और साहित्य पर मेरा विशेष फोकस रहेगा। व्याकरण में थोड़ी क्लिष्ट बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब तक पेपर सरल बनाई, थोड़ा सा पेपर का स्तर जो रहेगा ना, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं टाइट रखने का प्रयास है कि उसमें अगर आप 120-25 क्रॉस कर जाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ अब हम निकाल लेंगे सीट। ये चीज़ है। ठीक है। हाँ जी। तो उम्मीद करता हूँ, एक सेकंड मैं स्टार्ट करता हूँ क्लास। माँ सरस्वती का नाम लेकर हम थोड़ा सा इसको मोबाइल साइलेंट कर देते हैं ताकि बीच में डिस्टरबेंस नहीं हो। हाँ जी। चलिए, तो आप सभी तैयार हैं? तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए जब जल्दी से। और जो आंकड़ा आप पहुंचा रहे हो 500 प्लस, उसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया कि आप मेहनत की कद्र करना जानते हो। वास्तव में आप एक अच्छे इंसान हो। अब आपसे एक अंतिम अनुरोध यही है कि जो अपना 11वां पेपर होगा, तो कोशिश करें कि 11वां पेपर, अच्छा एक चीज़ और बता देता हूँ, जो 11वां पेपर हिंदी पॉइंट पर होगा और 11वां पेपर यहाँ होगा, उसमें थोड़ा बहुत भिन्नता रखने का प्रयास था, लेकिन वो भी मैंने कैंसिल कर दिया है। पेपर सेम ही होंगे, ऐसा नहीं सोचें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप आए नहीं, लाइव नहीं आए कि नहीं नहीं अब पेपर हमने कर लिया, फालतू टाइम वेस्ट होगा। टाइम वेस्ट नहीं होगा। कैसा नहीं होगा टाइम वेस्ट? क्योंकि उन पेपर्स की मैं व्याख्या करूंगा, एक एक ऑप्शन की व्याख्या करूंगा। समझ गए बात? और उसके बाद में जैसे कई स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर आप हमें जो है थोड़ा सा क्या कहते हो काव्य शास्त्र साहित्य करवा दो। देखो, मेरा प्रयास तो है मैराथन क्लास लेने का, कितना सफल हो पाता हूँ, क्योंकि आप सोचिए मैं पिछले 20 दिन से आपसे जुड़ा हुआ हूँ और अब जो है जो टाइम आ रहा है, अभी तक भी 7 दिन पड़े हैं। तो अब कोशिश ये है कि कल या परसों, आज 15 तारीख है, 16-17 को, तो 18 और 19 ये 2 दिन जो हैं, इसमें मैराथन लेने का विचार है। देखते हैं कितना सफल हो पाते हैं। मैराथन का मतलब एक बड़ी क्लास, एक क्लास में ही काव्य शास्त्र कंप्लीट करवाना है, एक क्लास में ही साहित्य कंप्लीट करवाना है। तो ऐसा देखते हैं कितना पॉसिबल हो पाता है, टाइम कितना मिल पाता है, उसके आधार पर मैं आपको टेलीग्राम पर सूचना दे दूंगा। ठीक है। चलिए, दिन में एक बार टेलीग्राम, एक दो बार टेलीग्राम जरूर चेक कर लिया करें, उसमें कोई सूचना आई हुई होगी, काम की होगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेकर, वंदे वाणी विनायको, है ना। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए। रसास्वादन विधि आधारित है, किस पर आधारित है? जो रसास्वादन विधि है वो किस पर आधारित है? कहानी शिक्षण पर। भाई कहानी में रस का आस्वादन कैसा होता है? कविता शिक्षण, नाटक शिक्षण, तो कहानी, नाटक, निबंध। हाँ, जो पिछली क्लास थी उसमें 8वें क्वेश्चन पे थोड़ा डाउट था, एक दो क्वेश्चन पे डाउट था और एक 11वें पे डाउट था। ठीक है। और एक आध क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन पे डाउट था, तो उसके लिए आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। एक सज्जन
हैं उनका मुझे उनकी राय बहुत पसंद आई कि सर आप है ना एक बार टाइम निकाल के एक से लेकर अब तक जितने भी 11 पेपर आप करवा रहे हो उन पेपर में जिनमें भी जो भी डाउट है सर वो आप है ना टेलीग्राम पे डाल दो, चाहे यूट्यूब पे कम्युनिटी में डाल दो, उससे क्या है कि हम देख पाए। तो मैं कम्युनिटी का तो नहीं कहता, टेलीग्राम पर हर पेपर का ऊपर लिख के कि पेपर एक नंबर क्वेश्चन, एक नंबर पेपर में ये क्वेश्चन थे, इनके ये आंसर थे, इनके ये, तो वो जरूर मैं आजकल में करने का सोच रहा हूँ। नवा पेपर मैंने तैयार कर लिया, 8वां तैयार कर लिया, और पीछे वाले जो 5-6 पेपर हैं उनके डाउट्स एक साथ टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ताकि एक बार आंखों से आपके निकल जाए ना तो ये नहीं रहे कि नहीं नहीं सर ने गलत बताया था, क्योंकि कई गलती हो ही जाती है कितना भी कर लें। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न है, इसका राइट आंसर है कविता शिक्षण पर। क्या है? कविता शिक्षण पर। दूसरा प्रश्न देखिए, स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत पर आधारित विधि कौन सी है? प्रत्यक्ष विधि, भाषा संसर्ग विधि, रसास्वादन विधि या अभिक्रमित अनुदेशन विधि? तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। स्किनर के क्रिया प्रसूत जो सक्रिय रखने का सिद्धांत है उस पर आधारित विधि कौन सी है? तो उस पर प्रत्यक्ष, भाषा संसर्ग, इनमें से कौन सी है? तो इसमें से है अभिक्रमित अनुदेशन विधि। है ना, क्लियर है? आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, कौन सी रसास्वादन विधि की विशेषता है? शिक्षार्थियों के विषय में रुचि उत्पन्न होती है क्या? रसास्वादन विधि से रुचि उत्पन्न होती है क्या? भावात्मक प्रवृत्ति का विकास होता है क्या? कवि के अभिप्रेत भाव, मतलब कवि जिन भावों को अभिव्यक्त करता है उन भावों तक छात्रों को ले जाया जाता है क्या? ये तीनों विशेषताएं हैं क्या इसकी? बिल्कुल, ये तीनों की तीनों इसकी विशेषताएं कहलाती है। बिल्कुल आप सही आंसर देते हो, मैं कमेंट्स देखता हूं आप लोगों के। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का दूसरा नाम क्या है? रेखीय और साखीय आपको जानते हैं, तो रेखीय का अर्थ दूसरा नाम क्या है? बाह्य अभिक्रमित अनुदेशन। फिर भी मैं फिर कह रहा हूं, देखो जल्दबाजी में अगर कोई क्वेश्चन अगर गलत होता है, ठीक है, तो एक बात मानो कि आप ये यूं ही मान लो कि 100 क्वेश्चन सही अगर नहीं हो पाते हैं बाई चांस किसी कारण से, तो आप बताएं, उसका सॉल्यूशन मिलेगा। और मैं बकायदा आप जो कमेंट्स करते हो ना, आपके कमेंट्स देखता हूं। कई बोलते हैं सर आप हमारे कमेंट्स नहीं देखते, मैं आपके कमेंट्स देखता हूं और उन कमेंट्स में से छांटता हूं और फिर लिखता हूं कि हाँ ये क्वेश्चन का आंसर है, मैं दोबारा चेक करूंगा मैंने क्यों गलती की, और मैं अपनी क्लास खुद वापस देखता हूं कि मैंने ये बताना तो मुझे ये था, मैंने क्या बता दिया, कहीं स्टूडेंट को गलती है मेरी, फिर देखता हूं अरे यार ये तो मैंने गलत बता दिया, तो मैं उसका सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। चलिए आगे चलते हैं। भाषा प्रयोगशाला वैद्युतिकीय साज सज्जा, ये बहुत फेवरेट परिभाषा है मेरी शिक्षण विधियों में। भाषा प्रयोगशाला वैद्युतिकीय साज सज्जा से युक्त एक शिक्षण कक्ष है जिसका उपयोग भाषाओं में समूह शिक्षण के लिए किया जाता है। उक्त कथन किसका है? भाई आप जितने भी साज साज सामान वगैरह है ना, जो शिक्षण कक्ष है उसमें आने वाला सामान है, उन सबको क्या कर दो? पैक कर दो। क्या कर दो? पैक कर दो। ये एडविन पैकर की परिभाषा है। किसकी परिभाषा है ये? एडविन पैकर की परिभाषा है। भाषा शिक्षण के प्रारंभ में किस पर सर्वाधिक बल दिया जाता है? सुनने बोलने दोनों पर या कोई नहीं? भाई भाषा शिक्षण, जब भाषा का शिक्षण करवाया जाता है तो किस पर सर्वाधिक बल दिया जाता है? तो दिया जाता है दोस्तों दोनों पर, सुनने और बोलने दोनों पर बल दिया जाता है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल ही आया था ये, तो प्रदर्शन विधि के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? प्रदर्शन विधि को कहा क्या? अमनोवैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है ना? तो इसमें आप देखो, अगर हम इसमें आप तो आंसर दे दो पहले, तो फिर भी देखो मैं लॉजिक से बताता हूं। अगर आप ये करते हो तो इसका मतलब तो ये सही है, ये सही है, तो मतलब करके सीखने पे कैसे आधारित हुई? तो यानी इसमें बहुत ही गजब तरीके से प्रश्न है कि ये गलत है। क्यों? ये विधि मनोवैज्ञानिक है और मनोवैज्ञानिक वही विधि होती है जो करके सीखने पर आधारित है, और जो करके सीखने पर आधारित होती है वो मूर्त से अमूर्त की ओर चलती है। तीनों के तीनों कोटेशन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आगे चलते हैं। साचार्य विधि का आविष्कार किसने किया था? हर्बर्ट, फ्रॉबेल, रूसो और मॉन्टेंसरी। बताओ देखें किसने किया था साचार्य विधि? कल भी आया था, याद रख लेना, ऐसे प्रश्न आएंगे आएंगे आएंगे। आगे चलता है। निम्न में से हर्बर्टीय विधि से संबंधित असत्य कथन बताइए। हर्बर्टीय विधि जो है इससे संबंधित जो कोटेशन लिखे उनमें से कौन सा गलत है? यह विधि मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है, यह विधि तर्कयुक्त एवं कर्मबद्ध योजना पर आधारित है, इस विधि में पूर्व ज्ञान का नवीन ज्ञान से साचार्य। तो असत्य कथन कौन सा है? असत्य कथन है कोई नहीं, इनमें से कोई भी असत्य कथन नहीं है। क्लियर बात है, कोई भी असत्य कथन नहीं है। निम्न में से समवाय विधि का केंद्रीय तत्व क्या है? सामाजिक वातावरण, भौतिक वातावरण, उद्योग, उपयुक्त सभी। जल्दी से बताइए। देखें समवाय विधि जो होती है, समवाय विधि आप जानते ही हैं, मतलब आपको विधि का नाम दिमाग में आते ही पूरा आ जाना चाहिए। देखो ये जो जोश है ना आप लोगों में, है ना, ये जो जोश है रीट कल आने से तो कईयों का तो शांत हो गया जोश, है ना, ये
क्यों हो रहा है मेरे समझ में नहीं आ रहा। आप सेकंड ग्रेड में लगे हुए हो 5-7 दिन, अगर रीट की करनी भी है बाई चांस तो 5-7 दिन रुक के ही कर लो, ये तैयारी कौन सी वहाँ काम नहीं आएगी। लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि, कई लोग है ना सेकंड ग्रेड छोड़ छोड़ के रीट में जा रहे हैं। चलो आप लोगों के लिए तो अच्छा ही है, जो जा रहे हैं तो जाने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन सेकंड ग्रेड अगर कर रहे हो पिछले 2-2.5 महीनों से, तो कम से कम अब एक बार कर लो ना 5-7 दिन, और 5-7 दिन करके और फिर लग जाना रीट में। लेकिन आपको लगता है नहीं नहीं इतना हमसे कवर नहीं हो पाएगा, अरे कॉन्फिडेंस रखा करो। आप आप इस चीज को मान के चलो। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, ध्यान से मेरी बात को सुनना। आपको जो अपनी मानसिकता है वो एक खिलाड़ी की तरह रखनी चाहिए। खिलाड़ी जानता है कि मान लो सामने वाली टीम जो होती है वो उस पर तगड़ा दबाव बना देती है। अगर किसी खिलाड़ी को एक बॉल में 6 रन भी चाहिए होते हैं ना, और चाहे लास्ट बॉलर भी होता है, तब भी उसके दिमाग में क्या रहता है कि मैं ये 6 लगाकर जिता कर ले जाऊंगा। आपको मानसिकता एक खिलाड़ी की तरह ही रखनी चाहिए, है ना। समझ रहे हो मेरी बात। वो कभी भी उसको उसको मतलब उसके दिमाग में इतनी सकारात्मकता होती है कि वो चाहता है कि लास्ट बॉल तक भी मैं हो सकता है जीत सकता हूं। आपको भी यही सोचना चाहिए। क्यों सोचते हो कि अरे नहीं 5-7 दिन बचे हैं यार, अब तो मेरे तो सर दर्द करने लग गया यार, मैं तो रीट की करूंगी। जब आप रीट के नजदीक पहुंचोगे ना कि ये साहब ये रीट का एग्जाम है, ये रीट का एग्जाम है, और अब बस दिन बचे हैं 1 2 3 4 5, 5 दिन बचे हैं, तो आज जैसी आपकी सेकंड ग्रेड को लेकर हालत है ना, उस दिन भी आपकी वैसी की वैसी ही हालत होगी। उस दिन भी आपकी वैसी। परीक्षा से 5-7 दिन पहले हम थोड़ा सा ऐसे दबाव महसूस करते हैं, वो महसूस करते हैं, उसको रिलैक्स होकर रिलैक्स रहिए। आप मानिए कहना, बढ़िया से तैयारी करते रहिए। और समवाय विधि दिमाग में है तो समवाय विधि दिमाग में आते ही उसका पूरी विधि आ जानी चाहिए। अच्छा अच्छा, इस विधि का प्रवर्तक यह है, इस विधि किस कक्षा स्तर के लिए उपयोगी मानी जाती है, इस विधि के गुण क्या है, इसमें कौन से भाषा शिक्षण के लिए उपयोगी है या नहीं है, इस ये मनोवैज्ञानिक है या नहीं है, करके सीखने पर आधारित है या नहीं है, किस सिद्धांत पर आधारित है। ये जो बेसिक जो 8-10 बातें होती है ना, दिमाग में आ जानी चाहिए। अरे गलती होना कोई बड़ी बात नहीं है, गलती हो तो होने दो, चलो दुनिया कहती रहे। आप बस देखो कि हाँ मुझे आता है कि नहीं आता है। समझ रहे हो बात। अब किसी ने ज्यादा रट रखा है, किसी ने कम रट रखा है, किसी को समय कम मिलता है। आपको बेसिक तो आना चाहिए ना, बेसिक ही नहीं आता है ना, तब वहां बहुत गलती होती है। तो थोड़ा सा ध्यान रखें आपको। हाँ, निम्न में से समवाय विधि का केंद्रीय तत्व क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे, 10वां क्वेश्चन। समवाय विधि का केंद्रीय तत्व क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये भी बताओ, सामाजिक वातावरण है, उद्योग है। अब केंद्रीय पूछ रहा है तो आप क्या उद्योग करोगे कि नहीं करोगे, मुझे ये बताओ। समवाय विधि सब में क्या करती है, समन्वय की भावना उत्पन्न करती है, उपयुक्त सभी होगा। और कौन सा करोगे आप। आगे देखिए, समवाय प्रणाली में किन संबंधों पर बल दिया जाता है, ज्ञान, कर्म, उपयुक्त दोनों संबंध, कोई सही नहीं। तो समवाय प्रणाली में ज्ञान के साथ साथ कर्म दोनों पर बल दिया जाता है। किस पर, दोनों पर बल दिया जाता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। वह शिक्षण विधि जिसमें पाठ के पूर्व ज्ञान को पाठ के नवीन ज्ञान से नहीं जोड़ा जाए, तब तक नया पाठ पूर्ण रूप से हृदयंगम नहीं हो सकता। ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आप देखो, तो ये किस विधि में होता है, जब तक अभी एक प्रश्न आया था शायद 11 नंबर, नहीं ये नहीं है, ठीक है, आया था। मतलब जो नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ती है वो क्या है, वो है हर्बर्टीय विधि। हर्बर्टी क्या करती है, पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ती भी है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये अच्छी चीज है, अच्छे प्रश्न है ये। हर्बर्ट ने किस सिद्धांत का अनुसरण किया था। तो अब आपको, अभी हमने क्या पढ़ा कि नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ती है, यानी नवीन ज्ञान का पूर्व ज्ञान से संबंध स्थापित करती है। संबंध स्थापित करती है तो फिर वो कौन सा हो जाएगा, सहसंबंध सिद्धांत। अगर आप पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज को ढंग से पढ़ लेना एक बार, तो आपको जन्म जन्मांतर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन हम लोग रट्टाफिकेशन करते हैं। सबसे पहले जब मतलब ये भर्ती की सुगबुगाहट होती है ना कि भर्ती आएगी आएगी, तब हम गलत जगह भटकते रहते हैं, गलत किताबों में भटकते रहते हैं, गलत मार्गदर्शन में भटकते रहते हैं। तब हम सोचते नहीं है। उस वक्त आपको कोई सही राय दे तो आप मानते नहीं है। ये होता है, मैं बता रहा हूँ ना, होता है। किसी को देखो बुरा लगे तो माफी चाहता हूँ। फिर हम जैसे ही मान लो विज्ञप्ति आ जाती है तो फॉर्म भरते हैं, तो 2 दिन का जोश रहता है, अब की बार ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। वो जोश जो होता है वो धीरे धीरे शांत हो जाता है। वो जोश क्या हो जाता है, धीरे धीरे शांत हो जाता है। फिर जब वापस एग्जाम डेट आती है कि एग्जाम डेट आ गई, तब हम वापस जोश में आते हैं, जो कि अब तैयारी कर लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। होता क्या है, एग्जाम डेट आती है, पेपर, अभी तो पेपर ही नहीं है, पेपर का ही पता नहीं है, हम हजार बहाने करते रहते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी कमी है सिलेक्शन न होने की। अभी तक भी आपका कुछ नहीं बिगड़ा, और अगला साल भर्तियों का मेला है। अपने को इसके बाद भी रुकना नहीं है। और मैं गारंटी से बोल रहा हूँ, आप में से बहुत से साथी हैं जो कांटे की टक्कर में चल रहे हैं।
समझ रहे हो, कांटे की टक्कर में बहुत गजब तैयारी है। क्योंकि जब आपके कमेंट्स देखता हूं, मैंने कल भी ऐसे चर्चा की, मैंने कहा देखो इनका मेरा प्रश्न स्क्रीन पे आया नहीं कि इनके उत्तर आने शुरू हो जाते हैं। ये वास्तव में आपकी तैयारी है, पिछली मेहनत है ना, उसका रिजल्ट है। कि मेरे से पहले मैं कई बार सोचता हूं, उस प्रश्न का उत्तर आप फटाफट दे देते हो। रीजन, आप लोग तैयारी कर रहे हो, और मैं सिर्फ एक थोड़ा बहुत अपडेट करके आ जाता हूं, क्योंकि जितना पढ़ा हुआ है उसी को अपडेट करके आता हूं। तो मुझसे गलती हो सकती है, लेकिन आपसे गलती नहीं होती, ये बहुत बड़ी बात है। ये सिर्फ आपकी तैयारी के कारण हो रहा है। ठीक है, बस ठीक है, थोड़ा अनुभव है, अनुभव हमेशा ज्ञान से भारी ही रहेगा, इस बात को आप मान के चले। हर्बर्ट का क्षैतिज सह संबंध, तो आप जानते हैं लंबीय सह संबंध होता है, एक क्षैतिज होता है। तो लंबीय होता है वो अपने ही विषय का दूसरे ज्ञान से संबंध स्थापित करता है। अच्छा, खास बात है, हर्बर्ट नवीन ज्ञान का पूर्व ज्ञान से, मतलब संबंध, दो ज्ञान के बीच में संबंध। तो एक विषय का दूसरे विषय से, या एक ही विषय के विभिन्न अंगों, तो एक विषय का दूसरे विषय से होता है, वो होता है क्षैतिज सह संबंध। और एक ही विषय का विभिन्न अंगों उसी के विषय के साथ होता है, तो लंबीय होता है। क्या उसे दूसरा नाम कोई और होगा, लंबीय सह संबंध भी स्थापित कहते हैं। वाचन विधि का वह भाग जो गद्य में तो प्रयुक्त होता है, परंतु गद्य में नहीं होता, ये बहुत बढ़िया बात है। वाचन विधि का वह भाग जो गद्य में तो प्रयुक्त होता है, लेकिन पद्य में, गद्य में प्रयुक्त होता है लेकिन पद्य, आप मुझे बताओ, पद्य जो है वो मौन वाचन, पद्य में कभी मौन वाचन होता है क्या? नहीं होता है। बस, तो इससे आप समझ सकते हैं। आगे चलते हैं। यदि किसी कक्षा में किसी अध्यापक द्वारा अमुक कहानी का वाचन किया जा रहा है, तो वह किस वाचन के अंतर्गत आएगा? 16 नंबर क्वेश्चन में आप देखिए, अगर किसी कक्षा में अध्यापक द्वारा अमुक कहानी का वाचन किया जा रहा है, अच्छा कोई अध्यापक अगर कर रहा है तो वो तो आदर्श वाचन होगा। वो क्या होगा? आदर्श वाचन की श्रेणी में आएगा। निम्न में से व्याख्यान विधि का प्रकार माना जाता है, व्याख्यान विधि जो होती है, व्याख्यान विधि का प्रकार माना जाता है, तुलनात्मक विधि, व्यास विधि, उपयुक्त दोनों, या इनमें से कौन सा? जल्दी से बताओ, देखें, उपयुक्त दोनों, जल्दी से बताओ। इसमें तो कौन सा होगा भाई? दोनों ही करनी पड़ेगी कि व्यास तो आएगी आएगी, तो उपयुक्त दोनों, उपयुक्त दोनों विधियां, क्लियर बात है। उसके बाद आप देखेंगे, निम्न में से रचना शिक्षण की विधि कौन सी है? निर्देशन विधि, रूपरेखा विधि, परामर्श विधि, या उपयुक्त सभी? बताएं, देखिए इसमें कौन सा होगा? रचना से भाई, रचना शिक्षण के लिए उपयुक्त, दिमाग में बस एक रखना चाहिए। हाँ अच्छा, रचना रचना करनी है, किसी भी तरह की रचना करनी है, रचना शिक्षण करने के लिए निर्देशन विधि भी रचना शिक्षण में काम आती है। कैसे काम आती है देखो, कि यहाँ रचना शिक्षण को हम कैसे काम में लेंगे। रूपरेखा विधि, ठीक है, परामर्श विधि, क्या ये तीनों काम आती है? कि अगर दो भी मिल जाते हैं तो हमें पता है फिर तो उपयुक्त सभी ही होना है। थोड़ा सा स्मार्टली पेपर हल करने का तरीका सीखे। निम्न में से कौन सी वाचन शिक्षण की विधि है? वाचन शिक्षण की विधि है, क्या पूछ रहे हैं? अनुध्वनि, ध्वनि साम्य, संवेद, या फिर उपयुक्त सभी? तो आप ये पूछ रहे क्या? वाचन, बोलना, तो इसमें बोलने का है, इसमें बोलने का है, संवेद जहां पाठ होता है वहां भी बोलने का है। तो ये प्रश्न खुद उत्तर देकर जाता है, हर बार ये बात मैंने बोली है। अगर आप रेगुलर क्लासेस देख रहे हैं तो आप जानते हैं कि उपयुक्त सभी ही होगा। आगे चलते हैं। निम्न में से व्याख्यान शिक्षण विधि का गुण है, क्या गुण है? इस विधि में सुनकर सीखने का प्रशिक्षण मिलता है। साय व्याख्यान विधि में सुनकर सीखने का प्रशिक्षण, हाँ ठीक है। व्याख्याताओं के हाव भाव को विद्यार्थी पर अच्छा प्रभाव पड़ता है क्या? बिल्कुल शायद पड़ता ही है ना। अच्छी व्याख्याओं से छात्राओं को प्रेरणा मिलती है क्या? तो साहब मिलती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। सर आज तो आप उपयुक्त सभी वाले आंसर ज्यादा लाए हो। कि देखो, आंसर उपयुक्त सभी वाले आए हैं, वो भी दूसरे भी आए हैं, ये इस टाइप के क्वेश्चन सेलेक्ट किए हुए हैं ताकि, क्योंकि सिलेक्ट मैंने लगभग करना चाहे थे 100 ही क्वेश्चन, फिर हो गए 150, फिर मैंने कहा 150 हो गए तो 50 और कर लेते हैं, एक क्लास और दे देंगे शिक्षण विधियों को, क्या पता सारे के सारे क्वेश्चन आ जाए, तो अच्छी बात है। 300 क्वेश्चन अपने आप में बहुत है। चलो 300 क्वेश्चन में से हम यूं मानते हैं कि अगर एक बात है कि 15 क्वेश्चन भी आ जाते हैं एज इट इज, तो भी आपका बहुत फायदा है। 5 क्वेश्चन तो मिलते जुलते कर लोगे, और 300 क्वेश्चन करने के बाद फिर ऐसा कुछ रहेगा नहीं जो आपको आए नहीं। निम्न में से वह दोष जो भाषा प्रयोगशाला विधि का नहीं है, इसमें प्रयोग सभी प्रकरणों के शिक्षकों के लिए लाभकारी नहीं है, यह विधि बहुत खर्चीली है, इसमें शिक्षण में अधिक समय लगता है, इसमें छात्रों को व्यक्तिगत भिन्नताओं को संतुष्ट किया जाता है। तो ये भी अपना बहुत अच्छा प्रश्न है। बताओ, देखें 21 नंबर क्वेश्चन, दिमाग खर्चने वाला क्वेश्चन है। बताओ क्या होगा राइट आंसर? डी, इसमें छात्रों को व्यक्तिगत भिन्नताओं को संतुष्ट किया जाता है। आगे देखें, वह वाचन जो शिक्षक की क्रिया से संबंधित है। शिक्षक की क्रिया, भाई आप जानते हैं इनमें से शिक्षक कौन सा काम करता है? मौन वाचन, आदर्श, संवेद, इन वाचन में से कौन सा शिक्षक का वाचन कहलाता है? तो आपको उत्तर मिल गया होगा। उत्तर क्या हो जाए? अब देखो ये गलत लगा दिया ना, अब पता नहीं चलता है।
क्या हो जाएगा, आदर्श। दिमाग में मेरे आदर्श ही चल रहा था, मैंने राइट कहाँ लगाया, संवेद पे। और भी सर इसमें बी होगा कमेंट करते हो। जैसे कल एक कमेंट आ रहा था, सर माइक को सही कीजिए। देखो साहब, प्रीमियर में ना तो माइक सही होता है ना कुछ सही होता है, वो जो चल रहा है ना फिर वो चलता रहता है। ठीक है, तो आप तो बस यहीं फोकस करें। आगे चलते हैं। निम्न में से किस विधि में व्याकरण का सैद्धांतिक ज्ञान न देकर, मतलब एक विधि जिसमें सैद्धांतिक ज्ञान नहीं दिया जाता बल्कि व्यावहारिक ज्ञान दिया जाता है। ये प्रश्न अच्छा क्यों है मैं बताता हूं। देखो, कल हमने पढ़ा था कि, पहले तो इसका उत्तर दे दो। उत्तर दे दिया आपने, चलो मुझे बताया, उत्तर आप बहुत स्पीड से देते हो। देखो, हमने पढ़ा था कि भाषा के साथ साथ व्याकरण पढ़ाई जाती है। तो जब भाषा के साथ साथ व्याकरण पढ़ाई जाएगी तो वो सैद्धांतिक नहीं होगी, वो कैसी होगी, व्यावहारिक होगी। वो कैसी होगी, व्यवहारिक होगी। समझ के बात को, प्रश्न खुद उत्तर दे रहा है। मैं फिर यही कहता हूं, तुम तो स्मार्टली हल करना, रिलैक्स होकर हल करना, सिलेक्शन सबका होगा। निम्न में से निर्देशित स्वाध्याय प्रणाली का सोपान क्या है? क्रियान्वयन, मूल्यांकन, नियोजन, उपयोग, सभी। क्रियान्वयन, मूल्यांकन, ये क्या है? प्रणाली के सोपान है क्या? तीनों ही है या नहीं है, बताओ देखें, तीनों ही है या नहीं है? ये तो प्रश्न तो अच्छा है, ये है ना। क्रियान्वयन, मूल्यांकन, तीनों ही होते हैं। बिल्कुल, क्रियान्वयन, मूल्यांकन, नियोजन, तीनों के तीनों होते हैं। आगे चलते हैं। जिस विधि में पहले उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं उस विधि को क्या कहते हैं? सिंपल सी बात, देखते ही तुक्का क्या, कॉन्फिडेंस से आंसर दे दिया आप सबने। उदाहरण से नियमों की ओर चलती है आगमन। पर्यवेक्षण, अध्ययन, उपागम, निर्देशित स्वाध्याय प्रणाली भी शिक्षक की है। एक विशिष्ट विधि है। स्वाध्याय की प्रेरणा जागृत होती है, चेतना जागृत होती है, या फिर क्या होता है बताओ देखें। ये पर्यवेक्षण, अध्ययन, उपागम या निर्देशित स्वाध्याय प्रणाली एक विशिष्ट शिक्षक की एक विशिष्ट विधि है, क्योंकि इसको हम एक विधि के रूप में यूज लेते हैं। निम्न में से वह गुण जो दल शिक्षण के छात्र, जो दल शिक्षण के छात्रों से संबंधित नहीं है, जो दल होता है उससे संबंधित नहीं है, बताओ कौन कौन से? भाई, दल शिक्षण के छात्रों, शैलियों का निरीक्षण, निरीक्षण छात्र क्यों करेंगे? करेंगे क्या? नहीं करेंगे। व्यावसायिक विकास, ये कैसे कर दोगे आप? छात्रों का व्यावसायिक विकास कैसे करोगे? उत्तरदायित्व की भावना, वहां उनका क्या उत्तरदायित्व होगा? तो निम्न में से वह गुण जो दल शिक्षण के छात्रों से, ये तो अध्यापकों से संबंधित गुण आ रहे हैं यहां पर, तो उपयुक्त सभी होगा। उपयुक्त सभी होगा। दल शिक्षण का वह सत्र जिसमें छात्र और शिक्षक मिलकर किए जाने वाले प्रयोग पर तर्क वितर्क करते हैं तथा सही निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, वह कहलाता है, बताओ देखें क्या कहलाता है? वह सत्र जिसमें छात्र और शिक्षक मिलकर किए जाने वाले प्रयोग, प्रयोग पर तर्क वितर्क करते हैं तथा, भाई प्रयोग कर रहा है ना, मैं तो है ना हमेशा ढूंढ लेता हूं। मेरी तो एक खास बात यही है कि देखो, पेपर में बैठते समय यह है कि सबसे पहला मेरा टारगेट यही रहता है कि माइनस मार्किंग 0% जानी चाहिए। माइनस मार्किंग, माइनस मार्किंग, ठीक है। पेपर हल करने बैठते हो ना, दिमाग में एक ही चीज रखनी चाहिए कि अपने को माइनस कम से कम जाना, बस इतनी सी दिमाग में रखो। क्या पता मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये होगा नहीं होगा, और ये पेपर हार्ड आ गया तो पेपर सरल आ गया तो केठा पेपर केड़ो आसी, यूं आसी, हजार तरह की बाधाओं को, समस्याएं जो दिमाग में आती है उनको सिर्फ इग्नोर करो। ये आप किसी भी जाति से, किसी भी धर्म से, आप कितने भी अमीर हो, कितने भी गरीब हो, कोई मैटर नहीं करता। सिर्फ एक ही चीज़ मैटर करेगी, आप लड़के हो लड़की हो, कोई मैटर नहीं करेगा। एक ही चीज़ मैटर करेगी कि आपको सिलेक्शन चाहिए। आप खुद चाहते हो कि अपने आप को नौकरी में देखना, ठीक है। दुनिया दुनिया 80% से ज़्यादा लोग जो हैं वो प्राइवेट में बहुत अच्छा नाम कमा रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? नौकरी सब कुछ नहीं होती है, लेकिन आप चाहते हो ना कि चलो यार अच्छा प्रदर्शन, इसे आप एक खेल समझे, है ना, बढ़िया तरीके से पेपर हल करेंगे, चलो देखते हैं आज सारे के सारे सही करते हैं। जैसे आप कंचे भी खेलते हो ना, तो क्या सोचते हो कि जब वो, आपने देखा होगा कि वो हाथ में कंचे लेकर 8-10, तो आप चाहते हो कि सारे के सारे जो हैं वो जो खड्डा बना हुआ होता है उसके अंदर सारे के सारे जाए। जितने ज़्यादा जाते हैं उतनी खुशी आपको होती है, और 2 ही जाते हैं तो खुशी होती है, अरे यार अब की बार मैं अच्छा खेलूंगा, दिमाग में ये चीज़ आती है। ठीक इसी प्रकार से आप चलें कि ये एक तरह से ये सारे, ये 150 कंचे हैं मेरे हाथ में, और मुझे कितने कंचे हैं उसमें डालने हैं, माइनस कम से कम रहे, यानी बाहर कम से कम रहने चाहिए। बस आप यही प्रयास करो, इसे खेल समझकर खेलो, बढ़िया आनंद आएगा। बढ़िया तरीके से पढ़ो, 3 घंटे मिलते हैं, 3 घंटे में पेपर को ढंग से हल करना है। समझ गए मेरी बात? आगे चलते हैं। निम्न में से किस विधि को कक्षा अध्यापक का की कार्यपूरक कहा जाता है? मतलब कक्षा अध्यापक की एक तरह से सहयोगी विधि कह सकते हैं। बताओ देखिए कौन सी विधि होती है वो कक्षा अध्यापक की सहयोगी?
कक्षा अध्यापक में सहयोग तो यही करती है, भाषा प्रयोगशाला को कक्षा अध्यापक की सहयोगी या कक्षा अध्यापक का कार्य पूरक माना जाता है, कार्य पूरक माना जाता है। हाँ, कल एक ऐसी प्रकार से एक प्रश्न था, वो था कि कौन सी इतर शब्द लगा हुआ था। तो एक मित्र ने बहुत अच्छी व्याख्या की थी कमेंट में कि सर ये प्रश्न गलत दे दिया है, इसको होना चाहिए कौन सी पाठ्य पुस्तक है। बिल्कुल सही था, वो प्रश्न में थोड़ी सी गलती थी, वो उसके साथ में इतर शब्द नहीं लगना था, इतर शब्द वहां गलत लगा हुआ था। तो ये मेरे दिमाग में था, लेकिन उस वक्त स्पीड से 100 क्वेश्चन करवाने थे क्योंकि स्कूल का टाइम हो रहा था। तो वही चीज है। हर्बर्टीय विधि का एक दोष नहीं है, हर्बर्टीय विधि का एक दोष नहीं है, यानी 3 तो दोष हैं, एक दोष नहीं है, और आपको वही एक दोष पहचानना है। बताओ, यह शिक्षक को अधिक स्वतंत्रता नहीं देती, बिल्कुल नहीं देती है, सही बात है, यह दोष नहीं है, स्वतंत्रता नहीं देती, तो ये तो उसका दोस्त है। रसानुभूति वाले पाठों को शिक्षण हेतु अधिक उपयुक्त नहीं, ये भी दोष है। इसमें अधिगम के अपेक्षा शिक्षण पर आधारित बल दिया जाता है, जबकि नहीं है, केवल अधिगम पर बल दिया। ये रहा, शिक्षक के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है, ये दोष नहीं है। बाकी 3 दोष हैं, ये दोष नहीं है। आगे चलते हैं। मातृभाषा और सीखी जाने वाली द्वितीय भाषा दोनों में भाषा वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करने हेतु प्रभावी विधि कौन सी है? द्वितीय भाषा दोनों में भाषा वैज्ञानिक प्रश्न। अब देखो, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, ऐसे प्रश्न भी हम लोग गलत करके आते हैं ना, तो बहुत बड़ी गलती होती है। बताओ देखें, क्योंकि ये क्या कर रहा है, मातृभाषा और सीखी जाने वाली भाषा में एक तरह से क्या होगा, तुलनात्मक दृष्टिकोण होगा। तुलनात्मक शब्द आते ही दिमाग में क्या आ जाना चाहिए, व्यतिरेकी विधि आ जाना चाहिए। आगे चलते हैं। सबसे पहले भाषा प्रयोगशाला का प्रवर्तन कहाँ हुआ था? भारत में हुआ था, अमेरिका में हुआ था, या कहाँ हुआ था? बताओ देखें, भारत, अमेरिका, या इंग्लैंड, या फ्रांस? ये भी अच्छा प्रश्न है, और आपको ऐसे अच्छे प्रश्न है ना, ये भूलने भी नहीं चाहिए, मेरा तो ये मानना। भाषा प्रयोगशाला, भाई अपने भाषा तो अपने तो एक आपने नोटिस किया होगा, 2 चीज हम हमेशा बोलते हैं दोष में, है ना, क्या बोलते हैं? एक तो हमारे यहाँ अच्छे शिक्षकों की कमी है, जबकि भारत जो शिक्षा का देश है, गुरुओं का देश है। सबसे बड़ा दोष ये लिखा जाता है कि हमारे इसमें अच्छे शिक्षकों की आवश्यकता है, प्रशिक्षित शिक्षकों। अरे, भारत में ही अगर शिक्षकों की कमी आई तो फिर शिक्षक मिलेंगे कहाँ? नंबर 1। दूसरा, आप ये दोष हमेशा पढ़ोगे विधियों में कि ये खर्चीली विधि है। हाँ, खर्चे से तो हम सदियों से डरते आए हैं, ठीक है, ये अमेरिका वगैरह नहीं डरते। तो चलिए, भाषा प्रयोगशाला सबसे पहले अमेरिका में आई। आगे चलते हैं। द्वितीय भाषा शिक्षण की तुलनात्मक विधि। आगे ना, तुलनात्मक देखना ही नहीं है, तुलनात्मक आते ही कौन सा करना है? व्यतिरेकी कर देना। कौन सा कर देना? व्यतिरेकी कर देना। आगे चलते हैं। भोलानाथ तिवारी ने किस विधि को द्वितीय भाषा शिक्षण में सर्वोत्तम विधि का? ये प्रश्न मतलब कई बार छप चुका है पेपर में, और ये कुछ ऐसे सदाबहार क्वेश्चन होते हैं जो रिपीट होते रहते हैं, आप जानते हैं। बताओ देखें, भोलानाथ तिवारी ने किस विधि को, और उत्तर दे दिया सबने या नहीं दिया? कर दूं? नहीं करूंगा। ये द्विभाषी विधि। कौन सा है? द्विभाषी विधि। आगे देखिए, वह शिक्षण विधि जिसमें 2 या 2 से अधिक अध्यापक कितने होते हैं? 2 या 2 से अधिक अपने कौशल शिक्षण योजना का प्रारंभ करके छात्रों में एक समूह के शिक्षण में सहयोग करते हैं, जिसमें लचीली योजना प्रयोग में लाई जाती है, कहलाती है, क्या कहलाती है? बताओ देखें भाई, आप परिभाषा समझते ही, 2 या 2 से अधिक शिक्षक कौशल शिक्षण योजना का प्रारंभ करके छात्रों के एक समूह। क्या है? समूह। समूह का मतलब क्या होता है दोस्तों? दल। बात खत्म। ये मैं प्रश्न से उत्तर निकालना जानता हूं। अब ये प्रश्न मैंने तो नहीं बनाया ना, मैं तो लेकर आया हूं ना प्रश्न, ठीक है। तो इसका मतलब ऐसा तो है नहीं कि भाई मैं मेरे नोट्स में से ला रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं। दल शिक्षण विधि किस स्तर के लिए उपयोगी मानी जाती है? उच्च स्तर के लिए, प्रारंभिक स्तर के लिए, या किस स्तर के लिए उपयोगी मानी जाती है? बताओ देखिए, दल शिक्षण। भाई आप छोटे बच्चों का दल बना सकते हो क्या? नहीं बना सकते ना, तो उच्च स्तर के लिए। किसके लिए? उच्च स्तर के लिए। निम्न में से वह गुण जो दल शिक्षण के छात्रों से संबंधित नहीं है? शैलियों का निरीक्षण। ये तो वही आ गया, सेम क्वेश्चन आ गया, उपयुक्त सभी। ये तो कुछ रिपीट हो गए। निम्न में से दल शिक्षण के सोपान है, ये भी सेम। ये सॉरी, माफी चाहता हूं, ये थोड़े सेम क्वेश्चन आ गए, कोई बात नहीं। दल शिक्षण का वह सत्र जिनमें मिलकर ये क्या हो रहा है, रिपीट आ गए क्वेश्चन। इसमें उपयुक्त सभी निम्न में से, हाँ ये ठीक है। दल शिक्षण का लाभ क्या है? संतुलित सामाजिक विकास होना संभव, श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग करना संभव, या नियोजित शिक्षण संभव, या उपयुक्त सभी? बताओ देखें क्या होगा दल शिक्षण का लाभ। दल शिक्षण में एक तो संतुलित सामाजिक विकास होना संभव होता है, तो दल शिक्षण से सामाजिक विकास भी होता है, और श्रव्यदर्शी सामग्री का प्रयोग भी सही ढंग से होता है, और नियोजित शिक्षण होता है। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत ही अच्छी व्याख्या है इसकी। निम्न में से प्रदर्शन विधि से संबंधित सत्य कथन है, यानी प्रदर्शन विधि से संबंधित इनमें से एक कथन जो है वो बिल्कुल सत्य है। बताओ देखें वो कौन सा
वो कौन सा कथन है। और वो कथन आप जानते हैं कि प्रदर्शन विधि मनोवैज्ञानिक है, विषय वस्तु को अधिक स्पष्ट होता है, एकदम क्लियर हो जाता है विषय वस्तु, और ये कम खर्चीली है, तो ये क्या है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, निम्न में से प्रदर्शन विधि के दोष, तो वो तो थे गुण, अब बताओ दोष। ये विधि शिक्षक केंद्रित है, ये इसमें कुछ ही छात्र सक्रिय रह पाते हैं, इसमें व्यक्तिगत भिन्नता हेतु कोई भी स्थान नहीं रखा जाता। अब देखो दोनों प्रश्न, अब ये तीन विशेषताएं मैंने, तीन गुण बता दिए और तीन दोष बता दिए, इससे आपकी ये विधि कंप्लीट हो गई। इस विधि में आपको ऐसा कुछ नहीं बचा जो आपको नहीं आए। श्रुति लेख कहलाता है सुना हुआ, पढ़ा हुआ, लिखा हुआ। क्या होता है श्रुति लेख, क्या हुआ बताओ। अब यहाँ पे उपयुक्त सभी करोगे, कुछ बोलेंगे सर आप तो उपयुक्त सभी वाला क्वेश्चन लाए हो, तो अब आप यहाँ उपयुक्त सभी कर दो, नहीं होगा ना, सुना हुआ, जो सुनकर लिखते हैं वही होता है श्रुति लेख। आगे देखिए, साहचर्य विधि के आविष्कारक कौन माने जाते हैं। साहचर्य जो विधि होती है उसके आविष्कारक कौन, ये भी शायद पहले आ गया, मॉन्टेंसरी। ये कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। हाँ, ये अच्छा है। यह विधि पूर्णतः अमनोवैज्ञानिक, वह विधि अमनोवैज्ञानिक है। क्या प्रत्यक्ष विधि, साहचर्य विधि, सूत्र विधि तीनों ही अमनोवैज्ञानिक है, या केवल सूत्र विधि अमनोवैज्ञानिक है, बताओ देखिए कौन सी विधि। तो अब इसमें क्या करोगे, कुछ लोग तो ये देखते ही तुरंत ये कर देंगे, लेकिन कुछ लोग उपयुक्त सभी देखेंगे और बाद में उपयुक्त सभी करेंगे। तो बिल्कुल आप एकदम सही बात है, उपयुक्त शब्द एकदम गलत है। केवल ये पूर्णतः, क्या बोल रहे हैं, पूर्णतः अमनोवैज्ञानिक विधि है सूत्र विधि। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं इसमें नियम से उदाहरण की ओर चलती है और रटने पर विश्वास दिया जाता है, और जो विधि रटने पर विश्वास करती है वो विधि पूर्णतः अमनोवैज्ञानिक मानी जाती है। निम्न में से साहचर्य विधि से संबंधित सत्य कथन है। इस विधि का आविष्कार श्रीमती मौर्य मॉन्टेंसरी ने किया था। और सत्य कथन, यह विधि शब्द को भाषा की इकाई नहीं मानती है, यह पूर्णतः अमनोवैज्ञानिक विधि है। और बताएं, देखिए ये अच्छा प्रश्न आ गया भाई, साहचर्य विधि से संबंधित सत्य। अब इसमें भी क्या उपयुक्त सभी कर दें क्या भाई, इसमें तो एक ही बात सही लग रही है, मौर्य मॉन्टेन, शब्द को भाषा की इकाई नहीं माना जाता, ऐसा तो है ही नहीं। और ये साहचर्य विधि अमनोवैज्ञानिक विधि है क्या, इसमें तो यही होगा, एक ही सही लग रहा है मुझे तो। अब आप बता देना भाई चारों सही है क्या, किसी को लग रहा हो तो। निम्न में से वह विधि जिसका प्रयोग व्याख्यान विधि के साथ साथ करना उत्तम माना जाता है। ये बात कल मैंने 3-4 बार बोली थी कि नहीं बोली थी भाई, वह विधि जैसे आज कल की क्लास में बोली हुई चीज, समझाई हुई चीज आज अगर आ रही है प्रश्न में, तो ऐसे ही आज और इन 10 दिनों में जो चीजें मेरे द्वारा बोली गई है वो पेपर में क्यों नहीं आएगी। विश्वास रखें, विश्वास हनुमान जी महाराज की तरह रखें, सफलता सुनिश्चित मिलती है। ठीक है ना, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह अभिक्रमित अनुदेशन जिसमें कार्य की पूर्णता के पश्चात ही पुनर्बलन प्राप्त होता है। हाँ, अब देखो लैंग्वेज का खेल है सारा, वह अभिक्रमित अनुदेशन जिसमें कार्य की पूर्णता के पश्चात ही पुनर्बलन प्राप्त होता है, वो अभिक्रमित अनुदेशन कौन सा है। तो साक्ष्य, रेखीय, अवरोही, उपयुक्त सभी। तो क्या उपयुक्त सभी करेंगे क्या, नहीं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन। कौन सा हो जाएगा, अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन। क्लियर बात है, एकदम बढ़िया चल रही है। हाँ बिल्कुल, क्लास अच्छी चल रही है और आवाज में भी कोई दिक्कत नहीं है, मैंने चेक कर लिया है। आगे चलते हैं, देखिए कंप्यूटर आधारित अभिक्रमित अनुदेशन में निम्न में से किस विधि के समान मानी जाती है। यह भी बढ़िया प्रश्न है। अब कंप्यूटर आधारित अभिक्रमित निम्न में से किस विधि के समान है, दूरस्थ, अनुकरण, प्रत्यक्ष। देखो इसको यूं कन्वर्ट कर लो, इन तीनों में कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है क्या, कहीं नहीं पड़ती है ना। यहाँ कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है तो भी आप कर सकते हो। अपने अपन तो बाबो घराणो चाहिए, चाहे की हो आगले बांडे हो चाहे लाडले बांडे हो, समझ आ रही हो, अपन प्रश्न सही होना चाहिए। निम्न में से अभिक्रमित अनुदेशन विधि का आधार नहीं है, एक विकल्प परीक्षण, छात्रों को पुनर्बलन, स्वगति के अनुसार सिखाना और छोटे छोटे पदों में सिखाना। तो विधि का आधार नहीं है पूछा, तो एक विकल्प परीक्षण नहीं होता है इसमें, एक विकल्प परीक्षण नहीं होता है। ठीक है ना, रसास्वादन विधि पर आधारित होती है, रस पर, कला पर, भाव के लिए उपयुक्त में से कोई नहीं। बताओ देखें, रसास्वादन विधि, अब ये प्रश्न रस और भाव दोनों में भी कंफ्यूज हो सकते हैं। अब ऐसे प्रश्न होते हैं ना, छोटे छोटे पे मत जाना कभी, छोटे तो सबसे खोटे होते हैं, है ना। अब बताओ रसास्वादन, देखो अब यहां भाव आता ना, ये कंफ्यूज कर रहा है, लेकिन इस विधि को, ये विधि क्या कहती है, रस का आस्वादन। और रस का मतलब क्या होता है, आनंद। रस का मतलब क्या होता है हमारे हिंदी में, आनंद। तो आप रस ही पे करो ना, भाव पे कंफ्यूज क्यों हो रहे हो, कंफ्यूज होना ही नहीं है। आगे चलते हैं, भाषा को सीखने के पक्ष हैं, पढ़ना, लिखना, व्याकरण सभी, क्या सारे ही हैं या फिर एक है। तो आप बताओ, अगर किसी भाषा को अच्छे से सीखना चाहते हो तो आपको पढ़ना भी आना चाहिए, लिखना भी आना चाहिए, व्याकरण भी आना चाहिए। ये सिंपल क्वेश्चन है।
आगे देखिए, हिंदी पठन में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? भाषा की ध्वनि, भाषा का रूप, भाषा का अर्थ या सभी? तो इसमें भी देखिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? ध्वनि, रूप, अर्थ। ये आज वाली क्लास है ना, ये आपके लिए एक तरह से ऑब्जेक्टिव कम, आपको उस विधि से संबंधित सारी बातें चर्चा कर। और आपको अच्छी क्यों लग रही है क्लास में, ये भी बता दूं, क्योंकि आपके शिक्षण विधियां पढ़ी हुई है और दोबारा इसका रिवीजन हो रहा है, इसलिए अच्छी लग रही है। अब जिसके ये पहली बार पढ़ रहा है ना, उसको तो लग रहा है अरे ये क्या है, इसका प्रश्न सर सोचने के लिए समय दो, थोड़ा देखने के लिए। बाकी आपको सोचने के लिए भी समय नहीं चाहिए, है ना। अच्छा, जो कल शिक्षण में जो क्लास हुई थी उसका पीडीएफ पेपर मैंने अपलोड कर दिया है, ठीक है। आज वाला भी मैं अपलोड कर दूंगा कल सुबह। जो पेपर हुआ है आज सुबह 12 बजे से 5 बजे के बीच, वो पेपर मैं कल यूट्यूब पर क्लास लेने के बाद में अपलोड करूंगा, उससे पहले नहीं करूंगा, इस बात का भी ध्यान रखना, ठीक है। आगे चलिए, हिंदी भाषा के शिक्षक को ज्ञान अवश्य होना चाहिए। व्याकरण, कुशल अध्ययन, विद्यार्थी की मातृभाषा या इनमें से कोई नहीं? बताओ, देखें किसका ज्ञान होना चाहिए। इसमें आपको लगेगा व्याकरण का तो होना ही चाहिए सर। देखो मैं आपको क्लियर बताऊं, आप हिंदी भाषा बच्चे को सिखा रहे हो ना, तो आपको सबसे पहले विद्यार्थी की मातृभाषा का ज्ञान होना चाहिए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अब एक और, जैसे 8वां क्वेश्चन वो परियों की कहानी वाला कल था, तो वो सबने कहा सर उसमें परियों की कहानी होगी, सी टेट में आया हुआ है वगैरह है। देखो आपने ये क्वेश्चन पढ़ा होगा कहीं पर भी, ठीक है, चलो सी टेट में, लेकिन आपने सी टेट वाले पेपर में थोड़ी देखा था। आपने चाहे 2016 सी टेट में आया हुआ, आपने कोई ना कोई किताब के अंदर देखा होगा, उसने परियों की कहानी मान रखा है तो आपने वो कर दिया। मैं उस पर विवाद नहीं कर रहा, बल्कि लेकिन मेरा मानना है कि कई प्रश्न ऐसे होते हैं जो किताबों में गलत दे रखे होते हैं आप, और कई प्रश्न ऐसे होते हैं जो बाद में एग्जाम में डिलीट कर दिए जाते हैं। कई बार वो गलत उत्तर भी मान लेते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी है। स्कूल व्याख्याता भी बढ़ती आई है ना। अक्सर जैसे जो लोग जो स्टूडेंट टीचर में कमी निकालते हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ, स्कूल हमारे पेपर्स में एक आध मान लो 2 4 5 प्रश्न गलत हो जाते हैं, तो कई असामाजिक तत्व कोई कमेंट कर देते हैं। बाकी देखो आप लोग करते हो सर 15वां बताना, 15वें में ये होगा, तो अच्छा लगता है, थोड़ा मेरा भी ज्ञान बढ़ता है और मैं उसको चेक कर लेता हूँ। कुछ कहते हैं कि अरे ये तो फालतू टाइम वेस्ट हो रहा है, ये हो रहा है, ऐसी बात है। मुझे बता, स्कूल व्याख्याता का पेपर देकर क्यों टाइम वेस्ट किया? 9 क्वेश्चन उन्होंने डिलीट कर दिए हिंदी के अंदर, ठीक है, और कम से कम 2 क्वेश्चन और जाएंगे अभी तक, यानी एक पेपर में 11 क्वेश्चन डिलीट हो रहे हैं भाई साहब, और 2 3 के उन्होंने आंसर गलत माने। 11 क्वेश्चन डिलीट हो रहे हैं। अब लगा लो, कह दो आरपीएससी से कुछ कर सकते हो तो कर लो, कुछ नहीं कर सकते। ये इस सिस्टम का हम भी एक हिस्सा हैं, कुछ नहीं कर सकते। कोशिश यही है, सार सार गई रही, थोथा दही उड़ाए, ढंग से अच्छे से अपने काम से काम बढ़िया तरीके से पढ़ो, अपना सिलेक्शन लो और खुश रहो, बस इतनी ही सी बात। तो किस भाषा में स्वर लिखे जाने पर उसका उच्चारण अवश्य होता है? 55 नंबर क्वेश्चन बताओ, देखें। ये तो हिंदी होगा कि नहीं होगा, और किस में होगा? और तो कौन, तमिल तेलुगु वगैरह में नहीं, जैसा हिंदी होता है। हम हिंदी की शिक्षण विधियां पढ़ रहे हैं। उच्चारण को सुधारने के लिए उपयोगी है, चार्ट बीच में डाल दिया, टेप रिकॉर्डर, लिंगवा फोन, चार्ट और सभी। लेकिन भले ही डालो, क्या फर्क पड़ता है, सभी के सभी हो जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। देवनागरी लिपि किस भाषा की है? तो देवनागरी हिंदी की है, आप जानते ही हैं। आगे चलते हैं। देवनागरी लिपि लिखी जाती है, ये भी अच्छा प्रश्न है, ये वैसे भी अच्छा प्रश्न है, आपके हिंदी में भी जो राजभाषा वाले हैं उनमें से भी काम आ जाएगा। तो देवनागरी जो होती है वो कहाँ से लिखी जाती है? बाएं से। भाई ये देखो इस तरह चलती है ना, तो ये बायां है और ये दायां है, और जो दायां बायां होता है वो इस तरह से चलती है। तो हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं या यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं, बस वही चीज़ है। आगे चलते हैं। व्याकरण में किसकी सहायता से शब्दों का निर्माण किया जाता है? ध्वनि, अक्षर, वर्ण या सभी? इन सभी की बताओ, देखें किसकी। तो याद रखें, ध्वनि की सहायता नहीं ली जाती है, वर्ण की ली जाती है, समझ गए ना। सभी मत कर देना, ऐसे छोटे छोटे आंसर देख के सभी मत कर देना, मारे जाओगे फालतू। आगे चलते हैं। भाषा शिक्षण में शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए व्याकरण के नियमों का, व्याकरण के साथ नियमों का ज्ञान, नियमों से अवगत कराना, विद्यार्थियों को डांटना, किस चीज का? सिंपल सी बात है, शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए व्याकरण के साथ नियमों का ज्ञान और नियमों से अवगत कराना, यहाँ कॉमा आएगी, व्याकरण के साथ नियमों का ज्ञान होना चाहिए और अवगत कराना भी आना चाहिए, बी ऑप्शन। आगे चलते हैं। भाषा शिक्षण की प्रमुख चुनौतियां क्या है? कुशल अध्यापक, ये देखो, कुशल अध्यापकों का अभाव। अरे हिंदुस्तान के अंदर भी क्या कुशल अध्यापकों की कमी है? कुशल अध्यापक एक से बढ़कर एक बैठे हैं, बहुत से विद्वान। हमें सबसे ज्यादा जो चीज मारती है ना आज हिंदुस्तान में, तो मैंने जो सीखा है या मैंने जो देखा है, मैं उसको मानता हूँ आलस्य। अधिकांश शिक्षक इतने नॉलेजेबल हैं, लेकिन पता नहीं आलस्य की भावना है शायद थोड़ी अपने में ज़्यादा है, इस कारण से वो ज्ञान उन्हीं तक सीमित रह जाता है। बाकी हिंदुस्तान में टीचर्स, अच्छे स्टूडेंट्स और अच्छे टीचर्स की कमी नहीं है, ये पूरा संसार जानता है। और उसके
मैं रियल में बोल रहा था, आप लोग जब कमेंट कर रहे थे मैंने ये बोला, मैंने कहा देखो ये कितने गजब फटाफट आंसर आ रहे हैं। बाकी जब मैंने तैयारी की थी तब शिक्षण विधियों के आंसर देने से पहले मैं भी सोचता था एक बार कि इसका ये आंसर होगा या ये होगा, लेकिन आज जो आप लोगों की तैयारी है ना, मैं गारंटी से बोल रहा हूँ आप लोग 375-70 का आंकड़ा पक्का छू लोगे। और एक कमेंट आया देखो, अच्छे लगते हैं कमेंट, एक कमेंट जरूर आया मैडम का, एक दो दो तीन जनों का आया था कि सर आपने इन 15 दिनों के अंदर कंपटीशन को बढ़ा दिया हिंदी के अंदर, कम से कम सर कट ऑफ में। मुझे ऐसा अजीब सा लगा, मैंने कहा मैंने कंपटीशन कैसे बढ़ा दिया, लेकिन यह है कि अब आपके अगर मान लो हिंदी में पहले 125 क्वेश्चन सही हो रहे थे, तो अब आपके 135 ही सही होंगे, यानी अब आपके 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा ही सही होंगे। ये मैंने इतना काम आप लोगों के लिए जरूर किया है, मानो तो किया है, न मानो तो नहीं किया है। ये क्लियर। भाषा शिक्षण के प्रमुख कुशल अध्यापकों का अभाव, बालकों को शैक्षणिक मार्गदर्शन में कमी का होना, भाषा शिक्षण संबंधी उपागमों का अभाव, तो इसमें आप जानते हैं कि ये सारी की सारी हमारे लिए चुनौतियां, आपके इस टाइप का क्वेश्चन आएगा भी, आप जानते हैं भाषाई कौशल का सही, ये बार बार आ रहा है सुबोपली, है ना, फिर भी कई गलत करके आ जाएंगे। भाषा प्रयोगशाला विधि का प्रतिपादन कब हुआ था? जो भाषा प्रयोगशाला विधि है उसका प्रतिपादन कब हुआ था? 1956, 65, 75, 57। ये भी शायद एक दिन आया था, ये भी एक दिन आया था, अगर आपको सही आंकड़ा पता हो तो। मैंने कहा था देखो 5 6 6 5 7 5 5 7, मैंने एक दिन बताया था, ये भी प्रश्न पहले आया हुआ है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी विधि अपेक्षाकृत व्यवसाध्य मानी जाती है, मतलब थोड़ी महंगी मानी जाती है? कौन सी विधि? सैनिक अभिक्रमित भाषा शिक्षण यंत्र या अनुकरण विधि एक विधि है जो महंगी मानी जाती है, बताओ देखिए कौन सी विधि? तो वो मानी जाती है भाषा शिक्षण यंत्र विधि। आगे देखिए, किस विधि में बालकों को वस्तुओं के संपर्क में लाया जाता है और फिर उसके नाम के आगे कोई कार्ड रख दिए जाते हैं, फिर उन कार्डों के आधार पर, तो बताओ वो विधि कौन सी होती है? अब जब ये चीज है ना, वस्तुओं के संपर्क में बालक आता है, इतना संपर्क में आते ही दिमाग में आ जाना चाहिए साचार्य विधि। कौन सी विधि है? साचार्य विधि। निम्न में से कौन सी विधि करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित, करके सीखने पर आधारित है? बताओ, ये भी अच्छा प्रश्न है। तो आप जानते हैं कि एक विधि अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था कि प्रदर्शन विधि मनोवैज्ञानिक है, और मनोवैज्ञानिक वो इसीलिए तो है क्योंकि वो करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। आगे चलते देखिए, लेखन शिक्षण की एक विधि है, इनमें से तुलना, अनुलेखन, खंडशः लेखन और उपयुक्त सभी, बताइए देखिए कौन सी विधि है? लेखन, लिखने के लिए आप इनमें से किस विधि का काम लेते हैं? मैं बताऊं, देखो ये लेखन आ गया, ये लेखन आ गया, जब ये दो आ गए इसका ये दोनों है मतलब तुलना विधि। तीनों की तीनों विधि लेखन शिक्षण में काम आने वाली विधि मानी जाती है। आगे चलिए, मौन वाचन कहाँ नहीं किया जाता? विद्यालय में, पुस्तकालय, कहाँ नहीं? विद्यालय में, पुस्तकालय में, अभिनंदन सभा में, वाचनालय में, बताओ ये भी अजीब सा प्रश्न है। मौन वाचन आप यहां नहीं कर सकते। अभिनंदन सभा में आप किसी का स्वागत करोगे तो चुप रहकर करोगे क्या? रचना शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? साहित्य सृजन की प्रेरणा, सुसम्मतता बनाना, व्याकरण सम्मत कार्य करना या क्रमबद्धता? तो रचना शिक्षण, आप कोई भी रचना का निर्माण करना सिखा रहे हो तो आप क्या दे रहे हो बच्चों को? साहित्य सृजन की प्रेरणा दे रहे हो। क्या दे रहे हो? साहित्य सृजन की प्रेरणा दे रहे हो। बालक की प्रथम पाठशाला है शिशु शिक्षा केंद्र, आंगनबाड़ी, परिवार, प्राथमिक। तो आप जानते हैं प्रथम पाठशाला हमेशा क्या होती है? परिवार होती है, परिवार होता है। प्रारंभिक स्तर पर वाचन शिक्षण हेतु उपयुक्त विधि मानी जाती है, कौन सी विधि मानी जाती है? प्रारंभिक, ये भी अच्छा प्रश्न है, बताओ देखें। प्रारंभिक अच्छा तो है, लेकिन कई बार ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना वो कंफ्यूज भी कर जाते हैं, और आपको बताना है, कंफ्यूज नहीं होना है। बता दिया, प्रारंभिक स्तर पर वाचन शिक्षण हेतु उपयुक्त विधि है। बच्चों को आप क्या करते हो? सस्वर वाचन करवाते हो, ना कि संवेद, ठीक है, सस्वर। पठन कौशल के विकास के लिए कौन सी विधि अक्षर बोध प्रणाली के विपरीत है? अक्षर बोध प्रणाली के विपरीत, प्रश्न को ढंग से पढ़ना, बिना प्रश्न ढंग से पढ़े अगर करोगे तो गोल हो जाओगे, याद रखना। अक्षर बोध प्रणाली के विपरीत है। अक्षर का विपरीत हमेशा क्या होता है? वाक्य बोध। वाक्य शिक्षण विधि जो होती है अक्षर बोध प्रणाली के एकदम विपरीत मानी जाती है। मातृभाषा तथा लक्ष्य भाषा में बहुत थोड़ा अंतर होने पर लक्ष्य भाषा शिक्षण की कौन सी विधि अपनाई जाती है? ये अजीब सा प्रश्न है लेकिन बड़े अच्छा प्रश्न है। क्या है? मातृभाषा तथा लक्ष्य भाषा में बहुत थोड़ा अंतर होने पर लक्ष्य भाषा शिक्षण की कौन सी विधि अपनाई जाती है? मतलब मातृभाषा और जो दूसरी भाषा, दूसरी लैंग्वेज होती है
उसमें थोड़ा अंतर होता है। तो आप क्या करते हो, आप किस विधि का सहारा लेते हो, प्रत्यक्ष विधि का सहारा लेते हो। किस विधि का सहारा लेते हो, प्रत्यक्ष विधि का। भाषा के माध्यम से भाषा सीखने का अर्थ क्या है, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। बताओ, देखिए भाषा के माध्यम से आप भाषा सीख रहे हो तो वो चीज क्या कहलाएगी, प्रथम भाषा को माध्यम बनाकर द्वितीय भाषा सिखाना, व्याकरण नियम सिखाने बिना। इसका मतलब होता है केवल माध्यम बनाया है, व्याकरण नियम नहीं सिखाए। उस भाषा से दूसरी भाषा सीखी है आपने, व्याकरण को बिल्कुल भी नहीं सीखा है। एक शिक्षिका पहले बच्चों को संज्ञा की परिभाषा से अवगत कराती है, फिर उन्हें संज्ञा के उदाहरण देती है। और वह व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि के अंतर्गत आता है, बताओ। तो सीधी सी बात है, पहले बच्चों को क्या दे दी, परिभाषा, और बाद में क्या दिए, बाद में उदाहरण देते ही वो क्या हो गई, निगमन विधि होगी। कौन सी हो गई, निगमन विधि। निम्न में से कौन से भाषा शिक्षण के सिद्धांत है, जीवन से जोड़ने का सिद्धांत, अभिप्रेरणा का सिद्धांत, या फिर क्रियाशीलता का, या उपयुक्त सभी। भाषा शिक्षण के सिद्धांतों में ये तीनों के तीनों आते हैं, क्योंकि ये दो तो आएंगे, ये दो आएंगे तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आगे चलते हैं। किस विधि में बिना मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए भाषा सीखी जा सकती है, मतलब मातृभाषा को, अच्छा मतलब मातृभाषा कहते हैं कि वर्जित मानी जाती है, वो विधि कौन सी है। आप कल भी यह प्रश्न आया था, मातृभाषा किसमें वर्जित है, प्रत्यक्ष विधि में है। विश्लेषणात्मक विधि में प्रयोग होता है शब्द से वर्ण, वर्ण से शब्द, शब्द से वाक्य, वाक्य से शब्द। ये भी प्रश्न है, शायद 2 बार आ जाएगा ये मेरे ख्याल से, शब्द से वाक्य। विश्लेषण विधि में शब्द से वाक्य होता है, क्या होता है, विश्लेषण, संश्लेषण नहीं है। तो फिर शब्द से वर्ण होगा, क्या होगा, शब्द से वर्ण होगा। कार्ड पर लिखे शब्दों का चित्र के साथ मिलान करने पर कार्य किया जाता है। कार्ड पर लिखे चित्र, वही सेम बात आ गई, कार्ड पर लिखे हुए चित्र हैं, और ये कार्ड और बच्चों को पहले उसके सामने ले जाया जाता है। ये सारी चीजें साचार्य में होती है। व्याख्यान विधि का प्रयोग किस विधि के साथ प्रयोग उत्तम, ये 2 बार आ गया। प्रश्नोत्तर विधि के साथ उत्तम माना जाता है, ये 2 बार आ गया। ध्वन्यात्मक विधि में सर्वप्रथम सिखाए जाते हैं, क्या सिखाते हैं ध्वन्यात्मक विधि में, सबसे पहले ध्वन्यात्मक विधि में स्वर सिखाए जाते हैं, अ आ ई उ सिखाए जाते हैं, ठीक है। 81 में स्वर। नेक्स्ट है, निम्न में से वह कौन सी विधि है जिसके द्वारा एक शिक्षक कविता पढ़ाते समय बालकों को उसके वास्तविक आनंद की अनुभूति कराता है। ध्वन्यात्मक उपसंहार भाषा, कौन सी विधि जिसके द्वारा एक शिक्षक कविता पढ़ाते समय बालकों को उसके वास्तविक आनंद, तो ये तो कौन सी विधि हो गई। अब ये कविता पढ़ाते समय बालकों को उसके वास्तविक आनंद की अनुभूति तो आप उपसंहार विधि से करवा सकते हो। बाकी यहाँ ध्वन्यात्मक विधि भी तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बाकी उपसंहार विधि है इसका राइट आंसर। तो पहले पढ़ा, जैसे आपके पढ़ा हुआ है, मेरे ही पढ़ा हुआ है पहले। किस विधि को पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के लिए, किन कक्षाओं के लिए, पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रभावशाली मान सकते हैं। किस विधि को पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के लिए, व्याकरण अनुवाद विधि जो होती है वो पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी मानी जा सकती है। आगे चलते हैं। कौन सी विधि अन्य से भिन्न है, अनुकरण, भाषा संसर्ग, श्रुति लेखन, व्यतिरेकी। ये भी ऐसे प्रश्न गजब प्रश्न होते हैं। अनुकरण, भाषा संसर्ग, अनुकरण, भाषा, श्रुति लेखन, ये तुलनात्मक विधि है, बाकी तीनों से अलग है। आगे देखें। कौन सी विधि भाषा शिक्षण उपागम के रूप में उस कौशल को बढ़ाती है जो एक प्रकार से ग्राह्य कौशल है। ग्राह्य कौशल कौन से होते हैं, पढ़कर या सुनकर, उनको क्या करती है, ये एक प्रकार से बढ़ाती है। बताओ देखें कौन सी विधि है ये, भाई सुनकर या पढ़कर, यानी इसका मतलब अनुकरण, हाँ अनुकरण, ठीक है। आगे चलते हैं। लेखन कौशल के विकास के लिए प्राथमिक स्तर पर श्रेष्ठ विधि कौन सी है, श्रुति लेखन, जैक्टॉट, ट्रैकिंग विधि, पद्य पद्धति। लेखन कौशल के विकास के लिए बताओ देखें कौन सी है, लेखन कौशल का विकास करना है ना, तो उसके लिए प्राथमिक स्तर पर जैक्टॉट विधि सबसे टॉप मानी जाती है। जैक्टॉट विधि में डॉट डॉट कर देते हैं ना, डॉट डॉट करके, जैक्टॉट विधि। लेखन कौशल की विधि नहीं है, पद पद्धति, श्रुति, ये तो अभी आ गया। अभी हमने इसको क्या किया था, लेखन कौशल का भी हमने कौन सा किया था, बताओ देखें। ये तो अब देखो, हम अभी जस्ट मेरे दिमाग से निकल गया, तो आप बताओ इसका कौन सा होगा। पद पद्धति किया था, श्रुति, अच्छा आया नहीं था ये प्रश्न, नहीं आया था। अक्षर अनुकरण, अक्षर का अनुकरण थोड़ी होगा। व्याकरण शिक्षण में व्याख्या का अंग नहीं है, व्याकरण शिक्षण में व्याख्या का अंग नहीं है। परिचर्चा, चर्चा, उदाहरण, प्रत्युदाहरण, बताओ देखें क्या होगा। तो जब व्याख्या दी जा रही है तो फिर चर्चा क्यों करेंगे, परिचर्चा। चर्चा एक व्यक्ति तो करेगा, लेकिन आपस में चर्चा थोड़ी करेंगे।
भाषा शिक्षण में जब एक शिक्षक किसी बालक को अन्य भाषा सिखाते समय वस्तु का सहयोग लेता है, क्योंकि उसमें प्रथम भाषा, ये तो आगे देखते ही पता लग गया है। ये जैसे ही बोला ना कि वस्तु का सहयोग ले रहा है, तो वो किस में लिया जाता है, प्रत्यक्ष विधि में दूसरी वस्तु का सहयोग लेकर फिर सिखाया जाता है, देखते ही पता लग जाता है। अभिक्रमित अनुदेशन में नहीं पाया जाता विषय वस्तु उपागम, आश्रित चर उपागम, प्राथमिक चर उपागम या फिर मूल्यांकन उपागम। बताओ देखें, तो इसमें हो जाएगा अभिक्रमित अनुदेशन में ये होता है, ये होता है, ये होता है, प्राथमिक चर उपागम नहीं होता। आगे चलते हैं। दल शिक्षण विधि, ये तो अभी आ गया थोड़ी देर पहले। दल शिक्षण, दल सबसे पहले कहाँ बनाया था, अमेरिका ने बनाया था। दल शिक्षण जो था अमेरिका ने बनाया था। ये भी अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न आप देखो, अगले प्रश्न में है प्राथमिक कक्षाओं में भाषा शिक्षण का कितने प्रतिशत समय श्रुति लेख के लिए दिया जा सकता है। तो ये हो जाएगा 10 से, ये डॉट नहीं है भैया ना, 10 से 15% समय, टोटल समय का 10 से 15% समय, 10 से 15% का समय। 93 नंबर क्वेश्चन देखिए, श्रुति लेख लिखवाने से पहले शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को पाठ्य सामग्री पढ़कर आने का निर्देश किस स्तर पर दिया जाता है। किस स्तर पर दिया जाता है बताओ देखें। प्रारंभिक स्तर पर दिया जाता है, माध्यमिक स्तर पर दिया जाता है, उच्च माध्यमिक स्तर पर दिया जाता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये होता है प्रारंभिक स्तर पर, प्रारंभिक कक्षाओं में। ठीक है, आगे चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का अवसर क्या है। परिवार, खेल, मित्र। प्राथमिक स्तर पर अगर बच्चा भाषा सीखता है, किस प्रकार सीखता है, परिवार, खेल, मित्र या किससे, उपयुक्त सभी से। देखो एक बीच में थोड़ा सा और आपको माइंड रिफ्रेश कर देता हूं, क्लास खत्म समाप्त होने वाली है। रीट के लिए भी जो बहुत से स्टूडेंट्स बोले सर आप रीट के लिए भी टेस्ट सीरीज वगैरह कुछ करवाओगे कोर्स, मैं फिर बता दूं, जैसे ही अपना ये सेकंड ग्रेड का एग्जाम कंप्लीट हो जाता है, उसके तुरंत बाद 25 तारीख के आसपास शीतकालीन अवकाश के दौरान बढ़िया सा एक सेटअप तैयार करके और शेड्यूल तैयार करके, और मैं पूरा रीट का जो सिलेबस है वो यहाँ पर आपको निःशुल्क करवाऊंगा। ठीक है, पूरा निःशुल्क करवाएंगे। और टेस्ट सीरीज जो है वो हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन पर चल रही है, उस टेस्ट सीरीज को लेने मैं यही कहूंगा कि आपको कुछ परचेज करने की जरूरत नहीं, आप टेस्ट सीरीज ले लें। उसमें आपको राजस्थान जीके के बढ़िया, क्योंकि 6ठी से 10वीं की किताबें हैं, वहां से राजस्थान जीके के प्रश्न बना रहे हैं, तो वो प्रश्न प्लस वो प्रश्न आपको जब यहाँ हल भी करवाएंगे, जबकि कोई हल नहीं करवाता है, वही पेपर्स आपको यहाँ हल करवाएंगे, तो इससे आपको बहुत फायदा होगा। समझ रहे हो मेरी बात में। तो आपको यही करना है कि आपको ऑफलाइन ज्वाइन करने की जरूरत नहीं। ऑफलाइन में तो 4 या 5 टेस्ट बीच बीच में रखूंगा, जो रेगुलर स्टूडेंट्स आएंगे उनके सिर्फ 4 या 5 ही टेस्ट में बीच बीच में रखूंगा। इसके अलावा लॉन्ग टेस्ट सीरीज वगैरह नहीं करवानी, क्योंकि उसमें फिर वही बात है कि वही रामायण के वही ढाक के 3 बात, फिर मैनेजमेंट की कमी, क्योंकि अपने तो अकेले हैं। इसीलिए रीट पर पूरी रणनीति जो मैं है आज या कल के अंदर आपको बताऊंगा, उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करें, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, और विश्वास करते हो, नहीं करते हो तो बताता हूं, करते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हो ना तो ये सेकंड ग्रेड का पेपर आएगा, इन 10-15 पेपरों में मूल्यांकन करके देख लेना, क्योंकि आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मैंने पढ़ाया और पेपर में नहीं आया हो। ठीक है, बाकी आपकी इच्छा है। हर्बर्ट के पंचपदी उपागम का सही क्रम क्या होगा 95 में, बताओ देखें सही क्रम क्या होगा। सही क्रम क्या होगा, DCAB। पहले ये आएगा प्रस्तुतिकरण, फिर आएगा तुलना, फिर व्यवस्था और फिर प्रयोग। तो ये इस तरह से घूमेगा DCAB। आगे चलते हैं। मूल्यांकन उपागम BS ब्लूम से संबंधित पद नहीं है। 96 मूल्यांकन उपागम से संबंधित पद नहीं है, बताओ कौन सा नहीं है। ये नहीं है, ये नहीं है। इसके अलावा सेकंड ग्रेड से तैयारी करने वाले सभी दोस्तों से मेरा एक अनुरोध है, आप मानो या ना मानो, फिर कह रहा हूं, फिर गलत भटकोगे, खराब हो गया। आप जानते हैं कि मतलब 8-10 सालों बाद में इस बार सेट का पेपर होने वाला है। ठीक है, और अभी से ही कई मैसेज आने स्टार्ट हो गए हैं, सर सेट हिंदी के लिए कौन सी बुक बेस्ट रहेगी। आपसे इतना ही कहना है, अगर आप चाहते हैं कि सही दिशा में सही मार्गदर्शन में रहकर तैयारी करें, तो थोड़ा सा शांत रहिए। जनवरी स्टार्टिंग में 1 जनवरी के आसपास, यानी शीतकालीन में मैं रीट और सेट दोनों बैच स्टार्ट करूंगा, और यहाँ पर क्रमबद्ध तरीके से हम पूरा साहित्य, व्याकरण और काव्य शास्त्र, एक एक टॉपिक जो है वो हम पूरा साहित्य करेंगे। समझ रहे हो, पूरा साहित्य का मतलब A to Z
आदि से अंत तक साहित्य जो है उसको करेंगे बढ़िया। फालतू अभी कोई किताबें लेने की जरूरत नहीं है। और सेट के कम से कम 100 पेपर, कितने पेपर? अब आपको लगेगा सर 100 पेपर बहुत होते हैं, आपको पता नहीं है, आप लिख रहे हो, आप जानते हो मैंने 15 से 20 पेपर अब तक बना दिए हैं। कितने? 15 से 20, 150 क्वेश्चन के, जबकि ये तो 100 क्वेश्चन के होंगे। तो 15 से 20 जब मैं यहां बना सकता हूं तो पूरे 3 महीने अगर मुझे मिल जाए तो 100 पेपर मेरे लिए बड़ी बात नहीं है। इसलिए बढ़िया जैसा पढ़ाएंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करवाएंगे, सेट पहली बार में निकल जाएगी। और वरना अगर रह गए तो रह गए। इसलिए थोड़ा सा धैर्य रखें, जल्दबाजी ना करें किताबें परचेज करने में। आपको बढ़िया ऑब्जेक्टिव और बढ़िया थ्योरिकल बुक, बढ़िया नोट्स वगैरह सब अवेलेबल करवा दूंगा। धैर्य रखना पड़ेगा, बिना धैर्य के मेरे पास कुछ नहीं है। दैट्स इट। ओके, चलते हैं आगे। मॉरिसन उपागम में सबसे अधिक जोर किस पर दिया जाता है? मॉरिसन उपागम में सबसे अधिक जोर किस पर दिया जाता है? प्रस्तुतिकरण, आत्मीकरण, व्यवस्था, वर्णन या प्रयोग? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। 97 बताओ। देखिए, मॉरिसन उपागम में सबसे अधिक बल किया, मॉरिसन उपागम में सबसे ज्यादा बल दिया जाता है आत्मीकरण पर। किस पर दिया जाता है? आत्मीकरण पर। भाषा शिक्षण में उद्योतन सामग्री के प्रयोग का लक्ष्य है शिक्षक के ज्ञान में स्पष्टता लाना, बालकों के भावों को उत्प्रेरित करना, पाठ्य पुस्तकों में स्पष्टता लाना, भाषा शिक्षण में योगदान करना। बताओ देखें कौन सा होगा? इसमें तो होगा उद्योतन ये उद्योतन नहीं है, फिर ये शब्द मुझे लग रहा है आज गड़बड़ है। उद्दीपन सामग्री, उद्दीपन सामग्री है ये, भावों को उद्दीप्त करती है, यानी भाव, बालकों के भावों को उत्प्रेरित करती है। अभी इस प्रकार से मिस हो जाता है ना तो उत्तर भी गलत निकल आता है। 99 पे आ चुका है। निम्न में से कौन सा उद्देश्य ज्ञान पथ से संबंधित नहीं है? वैचारिक विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना, रचना के विविध रूपों का ज्ञान प्राप्त करना, भाषा तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना, बोध सहित सुनने की योग्यता प्राप्त करना। ये भी अच्छा प्रश्न, बताओ देखें कौन सा होगा इसमें। भाई ये क्या है? ज्ञान पथ आते ही दिमाग में एक चीज ले आओ, ये रही ज्ञान पथ। ज्ञान शब्द आते ही विचार से जुड़ेगा और राइट आंसर ए होगा इसका। और आज के कक्षा का लास्ट क्वेश्चन है, भाषा की विशेषता नहीं है। जाने से पहले एक बात बता दूं, अभी मैं 11वां पेपर जो होगा, 11वें पेपर की सूचना दूंगा। जल्दबाजी मत करना मुझे। अभी आपको आंसर की बना लिया तो अच्छी बात है, मुझे नहीं भेजनी है, इसलिए जल्दबाजी ना करें। मेरी बात को ध्यान से सुन के जाएं, फिर बहुत दिक्कत आएगी। आप कहोगे कि सर मतलब हमने टेस्ट नहीं दिया वगैरह। ध्यान से सुन लेना। भाषा की विशेषता नहीं, भाषा सूक्ष्मता से स्थूलता की ओर बढ़ती है, भाषा अर्जित संपत्ति है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न को ध्यान से समझें आप, ठीक है। देखिए, विशेषता नहीं है, भाषा जो है ना वो अर्जित संपत्ति नहीं है, ये होना चाहिए। इसमें लिखा हुआ है, जबकि भाषा जो है वो अर्जित संपत्ति नहीं है। भाई सामाजिक वस्तु समझ आता है प्रतिभाशाली बालकों के लिए। भाषा, भाषा की स्थूलता ये अर्जित संपत्ति है क्या? मेरे तो ये सेट नहीं बैठती। आप बताओ क्या मैंने सही बताया या गलत बताया? बिल्कुल आप जरूर आंसर देगा। गलत बताया तो भी कमेंट बताएं कि सर आपने इसका गलत आंसर दे दिया। फिर मैं कमेंट, जो सिंपल कमेंट होता है, लाइव कमेंट नहीं, सिंपल कमेंट करके और पिन कर देता हूं ताकि आप दोबारा भी जाके देख सको, है ना। देखो, फिर भी अगर कोई एक आध प्रश्न गलत रह गया हो आप तो मुझे कमेंट कर देवें, मैं उसका सही आंसर दे दूंगा। दूसरी बात, अब संपूर्ण पाठ्यक्रम का जो है अंतिम जो टेस्ट है, जो टेस्ट नंबर है 11वां जो टेस्ट है, वो पिछले 1-1.5 साल से, जब से सेकेंड ईयर विज्ञप्ति आई है तब से लेकर मेरी मेहनत जो है उसके अकॉर्डिंग है। समझ गए आप बात? उसमें पूरा रेशियो है। इसमें भी था, आज वाले पेपर में मैंने ध्यान रखा था पूरा। थोड़ा पेपर का स्तर कठिन रहेगा। 11वें पेपर का स्तर जो है थोड़ा सा मैं कठिन रखना चाहता हूं ताकि प्रश्न अभी से ही आप कठिन पेपर को हल करने में भी थोड़ा एक्सपर्ट रहें। पेपर पिछले बहुत अच्छे थे, औसत थे। ये पेपर अब तक का औसत जो होगा, औसत तो होगा ही, प्लस औसत तो थोड़ा सा ऐसा होगा जो आपको यूं मान लो कि जो जो आपने बेसिक चीजें छोड़ रखी है ना, मैं इसमें लूंगा सारी बेसिक चीजें। कठिन होगा लेकिन लूंगा सारी। ऐसा नहीं है मैं नेट वाले क्वेश्चन ले आऊं। देखो, कठिन का मतलब ये नहीं है मैं नेट के क्वेश्चन ले आऊं या ऐसा कभी आपने पढ़ा ही नहीं वो क्वेश्चन लाऊं अपने पांडित्य प्रदर्शन करने के लिए, ऐसा नहीं। मैं बेसिक में जो जो चीजें आप छोड़ देते हो ना, उन चीजों को यहां इस पेपर में फोकस करवाने का प्रयास करूंगा ताकि फिर भी आपके पास 4 दिन बचे कि अरे यार ये चीजें मैंने देखी नहीं है। जैसे मैं आपको बताता हूं, आज वाले पेपर में आपने एक प्रश्न देखा होगा कि निम्न में से कौन सा जो है ऐतिहासिक उपन्यासकार है नहीं है, ऐतिहासिक कहानीकार है या नहीं है। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, ललित निबंधकार कौन है ना,
जो कहानीकार और उनके आंदोलन है, नई कविता युग है, समकालीन इनके आंदोलन, ये जो इस टाइप का बेसिक है ना, वो बेसिक पेपर बनाऊंगा, लेकिन आपको पेपर में देकर आनंद आएगा। ये पेपर भी आपको हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन पर मिलेगा, और रात को यूट्यूब पर जब मैं करवाऊंगा तो ट्रिक्स के साथ करवाऊंगा। इसमें मैं ऐसे क्वेश्चन डाल रहा हूं जिसमें कुछ ट्रिक्स के साथ मैं आपको पूरा टॉपिक भी क्लियर करा सकूं। तो इस पेपर तक पहुंचे। आज आप देखो 500 प्लस हो गए होंगे अभी तक, मुझे तो बाद में पता चलेगा, लेकिन इस पेपर में एक ही दिन मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उस दिन मुझे एक स्क्रीनशॉट लेने का मौका देवें, और आपको वही 9:30 से लेकर 10 के बीच में आपको आधे घंटे आप सबको रहना है, आधे घंटे आप सबको लाइव रहना है। यही मेरा अनुरोध है आप सभी से। बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर और शुभ दिन।